दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए यहाँ से बदलें। अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आपने ज़रूर इस मेट्रो स्टेशन के बारे में सुना ही होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर कौन है दुर्गाबाई देशमुख? कौन है ये औरत जिसके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है? ऐसा क्या किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में? आज मैं आपको सुनाऊँगी उस दुर्गाबाई देशमुख की कहानी, जिसके बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 90% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जानना कि आखिर कौन है दुर्गाबाई देशमुख। राजमुंद्री के तटीय आंध्र प्रदेश शहर में 15 जुलाई 1909 को सामाजिक कार्यकर्ता BVN रामा राव और उनकी पत्नी कृष्णा वन्नमा के यहाँ दुर्गाबाई जी का जन्म हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके बावजूद उन पर अपने पिता की निस्वार्थ सामाजिक सेवा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी चिंतामन और मैं में अपने पिता से रिलेटेड एक घटना का मार्मिक चित्रण करते हुए ये लिखा है। उन दिनों शहर में प्लेग और हैजा जैसी बीमारियां फैली हुई थी। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करने में मेरे पिताजी कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सैकड़ों बीमार लोगों की मदद की। बहुत बार तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। वहाँ कुछ इन बीमारियों के चलते मरने वाले लोगों का शव उठाकर लेकर जाते थे, क्योंकि एम्बुलेंस का तो कोई पता ही नहीं था। पर फिर भी पिताजी माँ के साथ मुझे और मेरे छोटे भाई नारायण राव को चर्च, मस्जिद, घाट आदि पर ले जाते और दिखाते कि कैसे मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ताकि हम मौत जैसी भयानक सच्चाई से डरे नहीं। आगे वो लिखती हैं कि उनके पिता की सिर्फ एकमात्र गलती यह है कि उनकी शादी उन्होंने कम उम्र में करा दी थी। मात्र 8 साल की उम्र में उनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई। लेकिन ये दुर्गाबाई का साहस ही था कि गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले ही 15 साल की उम्र में उन्होंने शादी को खत्म कर दिया। उनके इस फैसले में उनके पिता और भाई ने उनका पूरा साथ दिया। खुद को बाल विवाह से आजाद कर दुर्गाबाई ने अपने आने वाले जीवन की नींव रख दी थी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना सहयोग दिया और ताउम्र महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रही। वो महात्मा गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थी और उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया था। साल 1921 में जब गांधी जी ने एक आयोजन के लिए आंध्र प्रदेश आना था, तब 12 साल की दुर्गाबाई ने ठान लिया कि वो यहाँ की स्थानीय देवदासी के साथ मिलकर गांधी जी से भेंट करेंगी। उस वक्त जो लोग इस आयोजन को संभाल रहे थे, उन्होंने दुर्गाबाई और उनकी देवदासी मुस्लिम महिलाओं के समूह से 5,000 रुपए मांगे। उन्हें लगा था कि दुर्गाबाई इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगी, पर दुर्गाबाई ने गांधी जी को उनकी आज़ादी की लड़ाई के लिए 5,000 रुपए दान दिए। अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपनी देवदासी साथियों के साथ मिलकर 5,000 रुपए इकट्ठे किए और साथ ही गिरफ्तार होने की आशंका के बावजूद उन्होंने आयोजन के लिए जगह भी किराए पर ली। गांधी जी के दौरे के बाद उनके पूरे परिवार ने हर तरह की विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी को अपनाया। वो सभी हाथ से बनी खादी पर ही निर्भर रहते थे। साथ ही दुर्गाबाई ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वहां बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही थी और यह सब तब हुआ जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इसके लगभग 9 साल बाद नमक सत्याग्रह की बागडोर संभाल ली, लेकिन उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल वो कारावास में उन्होंने बिताए और 1 साल के लिए एकांत कारावास भी दिया गया। जेल में बिताए इन वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों और अत्याचारों के बारे में उन्हें पता चला। उन्हें ज्ञात हुआ कि किस तरह बहुत सी अशिक्षित महिलाओं को बिना किसी अपराध के भी सजा काटनी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी उनके हित के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। इस अन्याय के प्रति उनके मन में जो रोष उत्पन्न हुआ, उससे ही उन्हें भविष्य में एक वकील बनने की और शिक्षा के द्वारा देश की महिलाओं की स्थिति सुधारने की प्रेरणा मिली। अपनी सजा काटने के बाद उन्होंने अपना ध्यान राजनीति से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगाया। कानून की पढ़ाई की और साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोर पर था, उन्हें मद्रास वकील संघ में नियुक्ति मिल गई। उसी समय उन्होंने विधवा, असहाय और अनाथ महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की भी शुरुआत की और हाई स्कूल पास करने में उनकी मदद करी। इस तरह के अभियानों में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। यह महिलाओं के लिए एक स्वयंसेवी संगठन है जो स्वास्थ्य, विकलांगता, पूर्णवास, कानूनी सहायता और वृद्ध महिलाओं की मदद करती है। 1942 में जब उन्हें वकील की डिग्री मिली, तब
ये माना जाता था कि ये पोस्ट जो होती है वो महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती। उन्होंने अपना पहला मुकदमा उत्तराधिकारी से वंचित महिला के लिए लड़ा, जो महिला को उसकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए था। यह महिला दक्षिण भारत की एक राजकुमारी थी, जिसके दिवंगत पति के परिवार ने उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया था और इस महिला को उन्होंने न्याय दिलवाया। 1948 को हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार के विषय पर उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने की पुरजोर पैरवी की। उनके इस समाज कार्यों को लगातार देखते हुए 1946 में उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 750 संशोधन किए। दुर्गाबाई के जीवन का एक पहलू था सीडी देशमुख, जिनके संग उन्होंने प्रेम विवाह किया था। सीडी देशमुख अपने कार्य के प्रति समर्पित एक मौन प्रशासक थे। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे और भारत के वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने दुर्गाबाई की आंध्र महिला सभा के कामों का अवलोकन किया और दुर्गाबाई के कामों की सराहना की। दुर्गाबाई उनको सीडी सीडी कहकर बुलाती थी। वो दुर्गाबाई के घर गए, उनके परिवार वालों से मुलाकात की और बगीचे में घूमते हुए उनसे कहा, क्या तुम मेरे जीवन के खालीपन को भर सकती हो? इस बारे में दुर्गाबाई लिखती हैं कि मैं हैरान हो गई और मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। दुर्गाबाई की जीवन शैली एक ग्रामीण महिला की तरह थी, जबकि सीडी देशमुख की जीवन शैली एक वेस्टर्न स्टाइल से थी। दुर्गाबाई ने सीडी देशमुख से कहा कि इतने भिन्न भिन्न परिवेश होने के बाद आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? सीडी ने दुर्गाबाई को संस्कृत में एक श्लोक सुनाया, जो वास्तव में मैरिज प्रपोजल था। दुर्गाबाई लिखती हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने मुझे प्यार से किस किया। फिर अगले दिन दोनों पंडित नेहरू के पास गए और यह खबर सुनाई। दुर्गाबाई ने योजना आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की, परंतु नेहरू जी ने यह त्यागपत्र कभी स्वीकार ही नहीं किया। राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित यह दंपति बहुत ही अलग था और कुछ सूत्रों की माने तो उन दोनों ने निश्चय किया था कि यदि उनमें से कोई एक कमाएगा तो दूसरा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करेगा। आजादी के बाद उन्होंने अपना जीवन कानून और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वास्तव में उनके अपार योगदान के कारण ही उन्हें भारत में सामाजिक कार्य की जननी के रूप में जाना जाता है। दुर्गाबाई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्होंने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को देश में 30,000 से अधिक छोटे छोटे एनजीओ से जोड़कर सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी नेटवर्क बनाया। 9 मई 1981 को उनका निधन हुआ। उन्होंने दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भी खोले। दिल्ली मेट्रो का साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन का नाम दुर्गाबाई देशमुख रखा गया है, क्योंकि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की स्थापना में उनका बहुत सहयोग था, इसलिए उस मेट्रो स्टेशन का नाम दुर्गाबाई देशमुख है। आज आप ये जान लीजिए। दुर्गाबाई देशमुख तो चली गई, लेकिन एक सम्मान समाज की दिशा में जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, वे देश की हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये थी दोस्तों दुर्गाबाई देशमुख की कहानी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे ऐसी ही एक और अद्भुत जानकारी और अद्भुत स्टोरी के साथ। थैंक यू।